हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो कैसे सब लोग? यस। सो माय नेम इज मुदस्सिर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर वन यूजीसी नेट जेआरएफ। सो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है यूनिट 10 हायर एजुकेशन पे जो एमसीक्यूज रहेंगे। ओके। यस। सो हमारा टारगेट क्या रहता है? हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 एमसीक्यूज डेली ऑन पेपर वन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है? यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना है ना। यस। सर आपको क्या क्या मिलता है? फिलर फॉर्म से आपको मिलता है फ्री नोट्स, लाइव क्लास, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, फ्री बुक्स का एक्सेस मिलता है आपको, मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं ना। यस। आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे? आप www.ugc-net.com इस वेबसाइट पे जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। यस। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ये फ्री क्लासेस है, इनका आप लाभ लीजिएगा। और ये फ्री ऑफ कास्ट है ना, सारे क्लासेस फ्री ऑफ कास्ट है। ओके। सो फिलर फॉर्म की एक एप्लीकेशन है, फिलर फॉर्म के नाम से, इसको भी आप इंस्टॉल करो, वहाँ से आप मॉक टेस्ट एंड क्विज़ दे सकते हैं, है ना। यस। सो ये 2 PM का जो क्लास है, एमसीक्यू क्लास जो होता है पेपर वन के लिए, इसको आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। सो ये है जेआरएफ अचीवर्स, ये है नेट अचीवर्स। आप भी मेहनत करते रहो, नेक्स्ट टाइम आपका नाम इस लिस्ट में आ जाएगा। ओके। यस। सो गाइज अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक भी करो, सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। यस। सो आज का जो एमसीक्यू सीरीज है वो है यूनिट 10 हायर एजुकेशन पे, ठीक है। यस। सो शेयर करो सब और अपना थम्स अप दे दीजिएगा, देन वी विल स्टार्ट आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। थोड़ा सा रुकते हैं, सबको आने दो। ओके। यस। सो चलते हैं आज के एमसीक्यू सीरीज पे। सो लेट्स बिगिन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, इसको देखो और आंसर करो। हाउ मच टाइम वाज टेकन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फॉर्मुलेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री? यानी कितना टाइम लिया है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, ठीक है। जो इंडिया कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको कितना टाइम लगा बनने में, ठीक है। यस। सो आप सब आंसर करो, सबको आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब, तुरंत आंसर करो। बहुत अच्छा। 30 सेकंड है आपके लिए, 30 सेकंड में सबको आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब, तुरंत आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, ठीक है। यानी 2 years 11 months एंड 18 days, इतना टाइम लगा है किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, ठीक है। हाँ, तो ये है थोड़ा सा इसके बारे में कि यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना इंडिया का, वो उसमें लगा टाइम 2 years 11 months एंड 18 days, ठीक है। तो प्रोसेस इनिशिएट हुई है 9 दिसंबर में 1946 में, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 में शुरू हुई और ख़त्म हो गई है कब? तो 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो इसमें 11 सेशंस थे जिसमें कवर किया गया 165 डेज, ठीक है। हाँ, 165 डेज ड्यूरेशन थी। तो इसमें कुछ प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो फोर्स में आ गए 26 नवंबर 1949 में, और मेजर पार्ट आ गए इसमें फोर्स में जो 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना ये डेट्स। यानी कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के आ गए फोर्स में 26 नवंबर 1949, और जो मेजर पार्ट था वो फोर्स में आ गए 26 जनवरी 1950। सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखो और आंसर करो। इंडिया विल बी a union of states it has been specified in which schedule of the constitution? यानी इंडिया को
इंडिया को माना गया यूनियन ऑफ स्टेट्स में, ठीक है, इस लिस्ट में लाया गया, तो इसको किस शेड्यूल में बताया गया है, ठीक है। यस, तो सब आंसर करो। आपके पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड में सबको आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, ठीक है, फिर आंसर करो। बहुत अच्छा, सबको आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और आंसर करो। आपके पास खाली 30 सेकंड है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तब आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, है ना। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर क्या है, डी पार्ट, ठीक है। डी पार्ट क्या है, नाइदर ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। आप देखोगे कहीं पे लिखा हुआ फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है, वो गलत है। देखो क्या आंसर क्या है इसका, इसका 7th शेड्यूल है, ठीक है। 7th शेड्यूल में ये बताया गया है, ठीक है, ये ध्यान में रखो आप। देखते हैं, यानी 7th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है इंडिया का, उसमें डिफाइन किया गया है पावर्स और फंक्शंस यूनियन एंड स्टेट्स का। इसमें 3 लिस्ट्स आ गए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। सो इंडिया को मतलब यूनियन लिस्ट में लाया गया है इन 7th शेड्यूल। सो मैंने बताया है आपको कि यानी फर्स्ट शेड्यूल किसी ने पढ़ा होगा कहीं पे, बट वो रॉन्ग है, ठीक है। आप अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लो, वहां से आपको नजर आएगा कि यानी ये 7th शेड्यूल में है, ओके। यस, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़ो और आंसर करो। इंडिया विच हैज मनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल गवर्नमेंट दैट द सुप्रीम पावर इज कंटेनर इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यानी इंडिया की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, हाँ, कि जो सुप्रीम पावर जो होती है वो किस में मतलब होती है, ठीक है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट में या ब्यूरोक्रेसी में। सो सब आंसर करो। बहुत अच्छा, ऐसे आंसर करो, तुरंत आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। चलो सब आंसर करो, बहुत अच्छा। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट सुप्रीम कोर्ट। सो सारे पावर्स किसके पास होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो सुप्रीम कोर्ट के पास सारे पावर्स होते हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ओके। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखो और आंसर करो। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, वो किसके आधार पे होता है, प्रीफेस, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स, सी फंडामेंटल राइट्स, डी नाइदर ऑफ द अबव। तो सब आंसर करो, वेरी गुड, ऐसे आंसर करो, सब तुरंत आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, आज मैंने माइक यूज़ की है क्योंकि थोड़ा सा शोर आ रहा था, ठीक है, हाँ, तभी मैंने इसको यूज़ किया है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट प्रीफेस, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंटरप्रिटेशन देखते हैं हम, वो देखते हैं किसके आधार में, प्रीफेस के आधार में, ओके। यस, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखो और आंसर करो। इंटू हाउ मेनी पार्ट्स इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको कितने पार्ट्स में पहले डिवाइड किया गया है, ठीक है, जब पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। चलो सब आंसर करो।
चलो सबों का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो है वो डिवाइड किया गया है 22 पार्ट्स में। ओके, सो ये आप ध्यान में रखना। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको देखते हैं कि इन्हें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें पहले जब बनाया गया है, ठीक है, हाँ, यानी 26 जनवरी 1950 में जब बनाया गया है तो उस वक्त पहले बने हैं 395 आर्टिकल्स और इसको डिवाइड किया गया 22 पार्ट्स में और 8 शेड्यूल्स में, ठीक है। सो प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स, ठीक है। सो ये आप ध्यान में रखना, तो इसको भूलना नहीं। ओके, यानी पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है कब, 26 जनवरी 1950 में, तो उस वक्त 22 पार्ट्स थे, 350 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है। अब है 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6, इसको पढ़ो और आंसर करो। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स फंडामेंटल ड्यूटीज वायर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा अमेंडमेंट ऐसा है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। यस, 32nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 40th अमेंडमेंट या 76th अमेंडमेंट। सो सब आंसर करो, सबको आंसर होना चाहिए, वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सो सब आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। यानी 42th अमेंडमेंट जो था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपके पहले इसको देखते हैं। जो करेक्ट आंसर है इसका 42nd अमेंडमेंट एक्ट है। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो सिटीजन्स के हैं इंडिया के, इसको मेंशन किया गया है आर्टिकल 51A में, ठीक है। आर्टिकल 51A याद रखना आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसमें 42nd अमेंडमेंट जो है उसको लाया गया है और उसको अडेप्ट किया गया 1976 में, ठीक है। सो फंडामेंटल ड्यूटी जो सिटीजन्स के हैं उनको एनमरेट किया गया है 1976 में। ओके, सो ये ध्यान में रखना, आप इसको नोट डाउन करो, ठीक है। इसमें पूछा जाएगा, कभी भी पूछा जाएगा कुछ, सो नोट डाउन करके रखो, सो नेक्स्ट टाइम आपको गलत नहीं हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 7, इसको देखो और आंसर करो। What is the meaning of the phrase equality before the law as used in Article 14 of the Indian Constitution? यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है, ठीक है, जो यूज़ किया गया आर्टिकल 14 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 14 है उसमें यूज़ किया गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो उसकी मीनिंग क्या है, ठीक है। ए, ऑल पीपल आर इक्वल। बी, ऑल लॉज आर द सेम फॉर ऑल पीपल। सी, द लॉ ऑफ द लैंड इज द सेम फॉर ऑल पर्सन्स अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज। D is equal circumstances worthless treats everyone equally। तो सब आंसर करो, सबको आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट। ए पार्ट क्या है, ऑल पीपल आर इक्वल, ऑल पीपल आर इक्वल, ठीक है। ये इसका मतलब है इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि यानी सारे इक्वल है। ओके, सो ये है आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें बोला गया है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी किसी को डिनाई नहीं किया जाएगा अंडर द लॉज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी, ठीक है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो इसका मतलब है कि जो एवरी पर्सन, हर एक शख्स जो है, जो भी इंडिया में रहता है उसके इक्वल राइट्स है, ठीक है। यस, सो इसको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। सो दिस इज नरेटेड इन द आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है।
सो ये ध्यान में रखना, यहाँ से आपको पता चला आर्टिकल 14 भी क्या कहता है और इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है, ठीक है, यानी इक्वल राइट एंड इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो इसको भी आप नोट डाउन करो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 8, इसको देखो और आंसर करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैरेक्टराइज द सेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इनमें से सेक्युलर कैरेक्टर कौन दिखाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन सा स्टेटमेंट दिखाता है, ठीक है। ए, द स्टेट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, कोई रिलीजन नहीं है, मतलब ऑफिशियल रिलीजन कोई नहीं है। बी, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। सी, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन फॉर सिंगल सिटीजन ऑफ इंडिया। ऑल द अबव। सब आंसर करो, तुरंत आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। बहुत अच्छा, ऐसे आंसर करो सब। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट। डी पार्ट है ऑल ऑफ द अबव, यानी सारे आ जाएंगे। यानी इंडिया जो है ये वो रियासत है कि यहाँ ये जो वो कंट्री है जिसमें कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है ना। हर एक को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो प्रैक्टिस करें, मतलब अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, ठीक है, अपने अंदाज से। यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है रिलीजन या कास्ट या किसी और ज़रिए से, ठीक है। तो यानी सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। आप किसी जगह देखोगे इसका आंसर आएगा ए, बट ए नहीं आएगा क्योंकि बाकी भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो सारे हैं, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले ये देखते हैं, सेक्युलरिज्म जो इंडिया में है इसका मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा सारे रिलीजन्स का, ठीक है। हाँ, इंडिया में जो भी रिलीजन्स है उनका इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। 42nd अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें 1976 जो हमने इससे पहले भी पढ़ा था, तो प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने बोला कि यानी इंडिया जो है ये एक सेक्युलर नेशन है, ठीक है। यानी सेक्युलर का मतलब है कि यानी रिलीजन सबों का मतलब हक है कि किसको फॉलो करें, वो अकॉर्डिंगली वो उसको फॉलो कर सकता है, कोई इसमें भेदभाव नहीं है। ओके, सो ये भी आप ध्यान में रखना, इसको नोट डाउन करो। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके स्क्रीन में क्वेश्चन 9, इसको देखो और आंसर करो। अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी देयर हैज बीन टॉक ऑफ एंश्योरिंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच इज, यानी अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है इसकी देखेंगे कि इसमें बात करेंगे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। हाँ, तो ए है कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, बी है नेशनल सिक्योरिटी, सी है नेशनल इंटीग्रेशन, डी है सपोर्ट फॉर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सो आप सब आंसर करो, सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। चलो सब आंसर करो, सबों का आंसर आना चाहिए। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। सी पार्ट क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन। आप किसी जगह देखोगे कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, वो गलत है, ठीक है। तो इसमें आएगा नेशनल इंटीग्रेशन। तो यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के जो है उसमें इंश्योर किया गया है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो उस सिविल कोड का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि यानी नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब क्रिएट करना विद इन द सोसाइटी, ठीक है, विद इन द पीपल। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन 10, इसको देखो और आंसर करो। इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज अ स्पेशल स्टेटस ऑफ ऑफिशियल स्टैंडर्ड प्राइमरी सोर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज अंडर आर्टिकल 315 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इनमें से कौन सी वो लैंग्वेज है जिसको स्पेशल स्टेटस दिया गया है यानी इंडिया में, ठीक है। हाँ, स्पेशल स्टेटस जिसको दिया गया है यानी प्राइमरी सोर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए जिसको स्पेशल स्टेटस दिया गया है, किसके आधारित द्वारा,
यानी आर्टिकल था 315 उसके द्वारा, ठीक है। हाँ, तो किस लैंग्वेज को स्पेशल स्टेटस मिला? ए संस्कृत, बी तमिल, सी भोजपुरी, डी मैथिली। तो सब आंसर करो, वेरी गुड। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट संस्कृत, ठीक है। यानी संस्कृत को एक स्पेशल स्टेटस मिला हिंदी लैंग्वेज को डेवलप करने में, किसके अंडर? आर्टिकल 315 के अंडर, ओके। सो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11, इसको देखो और आंसर करो। इजी क्वेश्चन ये भी है। द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज, इंडिया की जो नेशनल लैंग्वेज वो क्या है? ए हिंदी, बी इंग्लिश, सी बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, डी नो नेशनल लैंग्वेज। तो सब आंसर करो, सबका आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, ठीक है। डी पार्ट क्या है? नो नेशनल लैंग्वेज, कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है इंडिया में, बट यहाँ पे ऑप्शनल लैंग्वेज है इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। हाँ, तो नेशनल लैंग्वेज नहीं है इंडिया की, ये ध्यान में रखना, ओके। हाँ, कई जगहों पे लिखा होगा हिंदी इंग्लिश, ठीक है, तो बट इंग्लिश एंड हिंदी वो ऑप्शनल लैंग्वेजेस है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप किसी में क्वेश्चन नंबर 12, इसको देखो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट रूल्ड दैट इंडिया हैज नो नेशनल लैंग्वेज? यानी किस हाई कोर्ट ने बोला कि इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है? ए मुंबई, बी गुजरात, सी लखनऊ, डी पटना। तो सब आंसर करो। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब, तुरंत आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। यस, वेरी गुड। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? गुजरात। यानी गुजरात का हाई कोर्ट जो था उन्होंने बोला है कि इंडिया के कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 13, इसको देखो और आंसर करो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स वॉज रेगुलेटेड? यानी इनमें से किस ईयर में बोला गया कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो दिया जाएगा 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। हाँ, जो 6 to 14 ईयर्स जो एज के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, तो वो किस ईयर में बोला गया है? 2008 ए, बी 2009, सी 2010, डी 2011। तो सब आंसर करो। वेरी गुड, ऐसे आंसर आना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट क्या है? 2009 में बोला गया है, ठीक है। यस, सो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो था, ये एक्ट जो आ गया, आरटी एक्ट जो से बोलते हैं, ठीक है। तो इस एक्ट में बोला गया है, मतलब इसको पहले लागू किया गया 4 अगस्त 2009 में, ठीक है। तो इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि यानी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मतलब एजुकेशन को फ्री किया जाएगा और कंपलसरी किया जाएगा जो एज ग्रुप है 6 to 14 ईयर्स इंडिया में, ठीक है। किसके अंडर? एक आर्टिकल था 21 ए आर्टिकल, उसके अंडर बोला गया है कि 6 to 14 ईयर्स जो एज के बच्चे हैं उनको एजुकेशन फ्री दी जाएगी, ठीक है, और कंपलसरी है उनके लिए, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। इसको नोट डाउन करो आप, नेक्स्ट टाइम पूछा जाएगा इसमें से मे बी। सो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सिग्नल क्वेश्चन 14, इसको पढ़ो और आंसर करो। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज अ स्पेशल प्लेस इन द ऑप्शनल लैंग्वेजेस? यानी ऑप्शनल लैंग्वेज में किसको स्पेशल स्टेटस दिया गया है, ठीक है। ए हिंदी, बी इंग्लिश, सी हिंदी विद इंग्लिश एज एन एडिशनल लैंग्वेज, डी नो ऑप्शनल लैंग्वेज।
सो आप आंसर करो सब, तुरंत आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट इसका आंसर है, हिंदी विद इंग्लिश एज एन एडिशनल लैंग्वेज। यानी अगर किसी जगह आप देख सकते हैं किसी जगह इंग्लिश बोला गया है, ठीक है, बट इंग्लिश नहीं है, मतलब हिंदी भी है इंग्लिश भी है, दोनों है। ठीक है, ऑप्शनल लैंग्वेजेस ये है, बट ज़्यादा हिंदी यूज़ किया जाता है और इंग्लिश भी साथ साथ में यूज़ किया जाता है। ओके, आजकल आप डॉक्यूमेंट्स देखते हो कि उसमें पहले हिंदी में दिया गया या इंग्लिश में, ठीक है, या दोनों लैंग्वेज में इसको मेंशन किया जाता है। ठीक है, हाँ। सो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। ये रहा आपके सेकंड क्वेश्चन 15, इसको पढ़ो और आंसर करो। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज़ बीन सेड दैट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन विल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। यानी किसके आर्टिकल द्वारा बोला गया है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज जो हिंदी रहनी चाहिए यूनियन लिस्ट में, ठीक है, अंडर द देवनागरी स्क्रिप्ट जो था उसके अंडर बोला गया कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। वो आर्टिकल कौन सा है? ए आर्टिकल 343 343(1), बी आर्टिकल 356, आर्टिकल 75, आर्टिकल 359। सब आंसर करो, सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसे आंसर करो सब। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इजी क्वेश्चन था, ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट आर्टिकल 343(1). ठीक है, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। यानी पार्ट 17 में बोला गया है रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, ठीक है, तो उसमें है आर्टिकल 343 टू आर्टिकल 351। तो जो आर्टिकल 343(1) है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 1949 में जो बनाया गया है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शनल लैंग्वेज जो रखी गई है वो हिंदी रखी गई अंडर देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, जो उसमें फॉर्म्स ऑफ न्यूमरल्स यूज़ किए गए हैं ऑप्शनल पर्पज़ के लिए। ओके, वो हिंदी में यूज़ किए गए हैं। ओके, सो इसमें यानी आर्टिकल 344 क्या कह रहा है कि इसमें कमीशन एंड कमिटीज़ जो पार्लियामेंट में है बनी है तो उनके रिलेटेड ऑप्शनल लैंग्वेज के बारे में कह रहे थे 344। इसी तरह आर्टिकल 345 क्या कह रहा है, ऑप्शनल लैंग्वेज या लैंग्वेज ऑफ स्टेट। इसी तरह आर्टिकल 346 तो इसमें क्या कहा गया कि ऑप्शनल लैंग्वेजेस जो कम्युनिकेट करेंगे स्टेट से ना, ठीक है, और दूसरे अदर स्टेट्स के साथ जो आपस में कम्युनिकेशन होगी वो किस लैंग्वेज में होनी चाहिए, वो भी बोला गया है 346 आर्टिकल में। इस तरह आर्टिकल 347 में बोला गया कि स्पेशल प्रोविजन दिया गया लैंग्वेज को, ठीक है, हाँ, किस लैंग्वेज को ज़्यादा बोला जाएगा वो 347 आर्टिकल में बोला गया है। इस तरह आर्टिकल 348 जो है उसमें बोला गया है इन्हें सुप्रीम कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाएगी, ठीक है, और हाई कोर्ट्स में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाएगी कि बिल्स और एक्ट्स को पास करने के लिए, वो आर्टिकल 348 में बोला गया है। इस तरह आर्टिकल 349 में क्या बोला गया है, स्पेशल प्रोसीजर दिया गया है कुछ लॉज का, ठीक है, लैंग्वेज के रिलेटेड। इस तरह आर्टिकल 350 जो है उसमें बोला गया है यानी कुछ रिप्रेजेंटेशंस दी गई है रेड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेस, यानी अगर लैंग्वेज के रिलेटेड कोई ग्रीवेंस होगी तो वो आर्टिकल 350 द्वारा बोला गया है कि इसको एड्रेस करना। इस तरह आर्टिकल 350A जो है इसमें फैसिलिटीज़ दी गई है, यानी मदर टंग को प्रेफरेंस दी गई है पहले, मतलब मदर टंग को पहले प्रेफरेंस है, ठीक है, आर्टिकल 350A में बोला गया है ये। इस तरह आर्टिकल 350B में क्या बोला गया है, स्पेशल ऑफिसर्स मतलब चूज़ किए जाएंगे फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, यानी जिनकी लैंग्वेज अलग होगी थोड़ी सी, ठीक है, हाँ, जो माइनॉरिटीज़ में आ जाते हैं जो लैंग्वेजेस, तो उनके लिए अलग स्पेशल ऑफिसर्स बनाए गए हैं किसके आर्टिकल अंडर, आर्टिकल 350B। इस तरह आर्टिकल 351 में यानी बोला गया कि डायरेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, यानी
कि यानी जो हिंदी लैंग्वेज है इसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये आर्टिकल 351 में बोला गया है। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट द आर्टिकल्स रिलेटेड टू लैंग्वेज। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके क्वेश्चन 16, इसको पढ़ो और आंसर करो। Which of the following language has been given the special place of the first classical language in 2004? यानी किस लैंग्वेज को पहले स्पेशल स्टेटस मिला है जो क्लासिकल लैंग्वेजेस में थे इन 2004 में, ठीक है। यानी कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज ऐसी थी इंडिया की जिसको स्पेशल प्लेस मिला है 2004 में। तो सब आंसर करो, सबका आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। बहुत अच्छा, सब आंसर करो, तुरंत आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। यस, ऐसे आंसर करो सब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट क्या कह रहा है? तमिल। जो तमिल लैंग्वेज है इसको पहले स्टेटस मिला है क्लासिकल लैंग्वेजेस में से 2004 में। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 17, इसको देखो और आंसर करो। ओडिया वाज गिवन अ स्पेशल प्लेस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज इन फरवरी 2014। ओडिया को स्पेशल प्लेस मिला है क्लासिकल लैंग्वेजेस में से फरवरी 2014 में। तो हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन गिवन अ स्पेशल प्लेस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज सो फार? यानी कितने लैंग्वेजेस को स्पेशल प्लेस मिला है क्लासिकल लैंग्वेजेस में अब अभी तक, ठीक है। A3, B4, C5, D6। सो सब आंसर करो, तुरंत आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। अभी तक कितनी लैंग्वेजेस को स्पेशल प्लेस मिला है क्लासिकल लैंग्वेजेस में? यानी कितने लैंग्वेजेस क्लासिकल लैंग्वेजेस बन गई, ठीक है। हाँ, जैसे ओडिया को दिया गया 2014 में, फरवरी 2014 में, ठीक है। तो सब आंसर करो, सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट, ठीक है। सो डी पार्ट इसका आंसर है। सो करंटली जो है वो 6 लैंग्वेज है। तो यहाँ पे डी पार्ट क्या है? 6, ठीक है। हाँ, करंटली जो है वो 6 लैंग्वेजेस है जिनके क्लासिकल स्टेटस मिला है इंडिया में। तो तमिल को मिला है 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को मिला है 2008, तेलुगु को मिला है 2008, मलयालम को 2013, ओडिया को मिला है 2014, ठीक है। हाँ, फरवरी 2014 में ओडिया को मिला है ना। सो गाइस, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करो, और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया वो शेयर करो। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा बताऊंगा। तमिल को मिला 2004 में, संस्कृत 2005, कन्नड़ को 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013, ओडिया 2014। सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18। सो अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक करो सब, ठीक है। यस, लाइक करो पहले, फिर मैं बाद में क्वेश्चन दिखाऊंगा। पहले लाइक करो सब, कोई लाइक नहीं करता है। सबों के लाइक्स आने चाहिए सब। वेरी गुड। यस, ऐसे लाइक करो। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 18, इसको देखो और आंसर करो। At present, how many fundamental duties are mentioned under Article 51A of the Indian Constitution? यानी प्रेजेंट में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज जो है मेंशन है अंडर आर्टिकल 51A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज बताने कितने हैं। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब। बहुत अच्छा, ऐसे आंसर करो। यस, लाइक करो सब। वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट 11, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो अंडर आर्टिकल 51 में मेंशन किए गए हैं। कितने? 11, ठीक है। यस। सो क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको देखो और आंसर करो। Which of the following acts were repealed by Article 395 of the Constitution of India?
तो यानी इनमें से कौन सा एक्ट जो है वो इन आर्टिकल 395 के द्वारा रिपील किए गए हैं, ठीक है, वो कौन कौन सा आर्टिकल है, ये कौन कौन सा एक्ट है, ठीक है। फर्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सेकंड है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, थर्ड है प्राइवी काउंसलिंग एरिया डिप्राइवेशन एक्ट 1949, फोर्थ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सो आपको कोड चूज करना है यहाँ से, ठीक है, इनमें से आपको चूज कोड करना है कि कौन सा कोड आएगा। ए है ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, बी है ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, सी है ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो सब आंसर करो, सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। बहुत अच्छा, ऐसे आंसर करो, सब तुरंत आंसर आना चाहिए। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट, ए पार्ट क्या, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सेकंड है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 20, इसको देखो आप। विच इज द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट एस्टेब्लिश्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी वेलफेयर स्टेट जो है इसको एस्टेब्लिश किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो तो इसमें मतलब आइडियल ऑफ वेलफेयर जो है, विच इज़ द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट एस्टेब्लिश इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें मतलब आइडियल कौन सा है वेलफेयर स्टेट का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। ए प्रियम्बल, बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सी फंडामेंटल राइट, डी सेवंथ शेड्यूल। तो सब आंसर करो, सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। बी पार्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट जो है, जो एस्टेब्लिश किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो ये थे आज के टॉप 20 एमसीक्यूज ऑन पेपर 1 यूनिट 10 हायर एजुकेशन, ठीक है। सो इसमें देखते हैं वेलफेयर स्टेट जो है, वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट जो है वो गवर्नमेंट ने दिया गया है यहाँ पे, यानी स्टेट पॉलिसीज जो है जिन्होंने मतलब की रोल किया है किस में, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर ऑफ इट सिटीजन्स, ठीक है। ये वेलफेयर स्टेट का थोड़ा सा है। सो इसको आप नोट डाउन करो। सो थैंक यू एवरीवन। सो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करके आप इस वेबसाइट पे जाओ और नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आप फीडबैक दे दो, आपका फीडबैक जो है वो वैल्यूएबल है, ठीक है। आप कमेंट में फीडबैक दे दो। सो ये फ्री क्लास है, इनका आप लाभ लीजिएगा। और ये 2 PM का जो क्लास एमसीक्यू क्लास है, इसको आप मिस मत कीजिएगा, ठीक है। सो ये फिलर फॉर्म के यानी जेआरएफ अचीवर्स है, ठीक है। आप भी मेहनत करते हो, आपका नाम नेक्स्ट टाइम इस लिस्ट में आ जाएगा। सो आपका कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा, इसको आप एड्रेस करो, ठीक है। आप कमेंट में, तो उसको हम एड्रेस करेंगे, ठीक है। हाँ, सो थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। यस, सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक करो। यस, सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।